हाँ, देखो बच्चों, आप लोगों को एक बात बताता हूं। सभी बच्चे ध्यान दें। आप लोग जरा बातों को सुने और समझे, फिर पढ़ाता हूं, ठीक है? क्योंकि आज शायद एमडी सर ने बहुत लेट क्लास छोड़ी है ना? पहली क्लास भी आज उन्होंने मेरे को लेट ही छोड़ के दी है, वहां पर भी ज्यादा नहीं पढ़ाया। तो देखो, पहले आपको एक दो बातें बता देता हूं, ठीक है? आप अपने काम पे रहिए। आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ठीक है? दो चीजों की सीरियसनेस करो। अब प्रिपरेशन कैसे करोगे जरा गौर से सुन लो, 2 मिनट लूंगा आपको। टेस्ट सीरीज का प्लानर मैंने कहा था यार बैच में क्लास में लगा देना, नहीं ग्रुप। देखो, आप एक बात को समझो, हमेशा माहौल से वो एक रिदम आता है। जैसे यहाँ लगा रहता है ना, तो बच्चा उसको देखता है, उसको लगता है हाँ यार इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। वो आपस में बातें करता है कि यार इस टेस्ट को करना कैसे है। तो एक माहौल बनता है। बच्चा देखो मेहनत करना तो वो जानता ही है यार, बचपन से पढ़ रहा है। भाई जब हम 1 साल के थे तो यार वो एजी केजी, वो छोटे वाले क्लास का क्या नाम माना है? हाँ, एलकेजी यूकेजी भी हमारे लिए उतने ही पहाड़ थे जितना पहाड़ नीट है। उस एज में हमें उसमें भी टेंशन होती थी ना, क्योंकि उस एज में तो हम पेंसिल ही नहीं पकड़ पाते थे। तो वहां तो फाइट पेंसिल पकड़ने की थी। तो हमेशा जिस एग्जाम को दे रहे होते हैं वो एग्जाम टफ ही होता है। तो आज भी आप जिस एग्जाम को दे रहे हो वो एग्जाम टफ है, मगर वो एग्जाम भी आप ही ने निकाले हैं। तो ये भी आप निकालोगे, मगर आप माहौल बना के रखो, पॉजिटिव माहौल। कुछ लोग डरे सहमे हैं कि पता नहीं यार 300 आ रहे हैं, आए होएगा कि नहीं होएगा, पापा को कैसे मैनेज करना है, मम्मी को कैसे मैनेज करना है, अगल बगल वालों को कैसे मैनेज करना है, उसी में डटे पड़े। कुछ लोग अपना डर गए, सहम गए कि लगता है यार हमारे बस का काम नहीं है। तो उन सबको मोटिवेट रखना होता है कि नहीं, इनफ टाइम है, 3 महीने 4 महीने इनफ टाइम है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? हाँ, नहीं नहीं, सब काम सबसे थोड़ी हो पाते हैं। तो देखिए, तो हमारा काम क्या है? आपको मोटिवेट रखना, आपको उस लाइन में बनाए रखना। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सबका नहीं होगा, मगर यार मोटिवेट तो रखना हमारा काम है। अब हम ही डिमोटिवेट करें आके, तुम्हारा तो नहीं होएगा, तुम्हारा भी नहीं होगा, तो फिर यार वो बेचारा मोटिवेट कहां से हो, उसको एनर्जी कहां से मिले? तो आप उस शेड्यूल को लाइफ में लाओ, फॉलो करो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। आपको मैं 2 दिन में, 2 दिन में मतलब कल आऊंगा तो कल शायद दे दूंगा। कल आपको मैं टेलीग्राम पे एक लिस्ट दूंगा, जो मैंने आज डाला था वो सब टॉपिक की लिस्ट है मेरे पास, मगर बहुत गंदी बनी है, क्योंकि मैंने जब एनालिसिस की तो जल्दी जल्दी लिखा है। एक आराम से अच्छी सी लिस्ट बना के आपको दूंगा, उसमें वो सब टॉपिक आपको हमेशा करके रखने हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें उतना पढ़ना है, सब पढ़ना है, मगर उसमें इफिशियंसी 100% रहे। क्यों? क्योंकि उस सब टॉपिक के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उसमें इफिशियंसी 100% बनानी है कि नहीं यार ये सब टॉपिक का क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए चाहे जैसा है। क्यों? क्योंकि उस सब टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है, तो हम उसको अच्छे से करेंगे, उसको हम लिखेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। हमें आती है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मगर उसके 20 25 30 क्वेश्चन लगा लें, जैसे उस सब टॉपिक का क्वेश्चन आए तो हम कर पाए। तो एक 10 बार अलग अलग प्लानिंग बनानी पड़ती, किसी एक प्लानिंग से कोई एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम तो छोड़ो, गेम तक नहीं सॉल्व होता है। आपको सिचुएशन देख के प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। हम 10 बार आपको नई नई सिचुएशन बता के आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस कराएंगे। जैसे एक सिचुएशन बताई टेस्ट, कि हमारी रेगुलर प्रिपरेशन कैसे अच्छी हो। हम जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो अपने को कैसे जाने कि कहां गलतियां हैं, कहां गलतियां नहीं कर रहा हूं, कहां नंबर आ रहे हैं। तो एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री कराई गई कि नहीं, इन बच्चों को फ्री करो एनी हाउ, और साथ में पेन कॉपी पे करो। क्योंकि ये बच्चे यहाँ आके बैठते हैं भाई, मंथन वाले बेचारे बच्चे आके बैठते नहीं है, वो पूरे इंडिया में। तो उनको हम इस तरह का ऑफलाइन नहीं करा सकते, मगर जिनको करा सकते उनको तो कराएं। तो हम लोगों ने एक एफर्ट मारा कि नहीं यार, अब उसमें आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बहुत ईमानदारी से फॉलो करो। हम लोगों ने पार्ट टेस्ट में एक एक हफ्ते दिए हैं, फुल टेस्ट में हफ्ते में 2 लिए हैं, पार्ट टेस्ट में एक एक हफ्ते दिए, जैसे तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाए। आप उसको एज ए टारगेट लो कि देखो यार इस टेस्ट में 650 लाने ही लाने हैं। आप इस बात की प्रिपरेशन ना करो कि नहीं यार
हमें पढ़ाई करनी है। आप इस बात की प्रिपरेशन करो कि 650 तो लाने ही लाने हैं, अब वो एनी हाउ लाने हैं। और 650 का मतलब होता है 90% परफॉर्मेंस। इसका मतलब 100% पर जब आपका कवर होगा सिलेबस और 100% आपको चीजें आती होंगी, तब 90% परफॉर्म कर पाओगे। ह्यूमन एरर 2-3-4% तो रहेगी रहेगी। तो आप उसको सीरियस लेके करो कि नहीं यार 11 चैप्टर एक हफ्ते में है, एनी हाउ करके जाने हैं 11 चैप्टर को, उनके खूब क्वेश्चन लगाने हैं, खूब थ्योरी रिवाइज करनी है किसी भी लेवल पे जाके। उससे आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी और उस समय आपके पास खूब टाइम होगा 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे सेल्फ स्टडी करने का। आप टेस्ट में नंबर लाओ 650 के ऊपर और करते जाओ। और जितने भी टेस्ट हो उन सबके पेपर आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो गए, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली गलत हो गए कि हमें आते ही नहीं थे, उनको बस सर्किल मारते जाओ। अब जब आप रिवाइज करोगे, एक तो हुआ हमारा प्रिपरेशन का टाइम, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। अब रिवीजन किस चीज का करें? तो रिवीजन ऐसे नहीं कि केमिस्ट्री का रिवीजन करने बैठे हैं, आप उन क्वेश्चन का रिवीजन करो। ये क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका मतलब कुछ तो कमी थी मेरे पास, या तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता है। तो जब मैं उस क्वेश्चन को 2-3 बार लगाऊंगा तो उसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी तो कॉन्सेप्ट बैठे हैं क्योंकि मैं सही करके आया हूं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरे से लूज हुए, मतलब कभी कभी स्किप कर जाता है, तो इसको 2-3 बार लगाओ। सर्किल वाला क्वेश्चन आप टेस्ट देते जाओगे, सर्किल वाले क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। इनको 2-3 बार लगाओ। ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, इनको 2-3 बार लगाओ न्यूमेरिकल के फॉर्म में। अब ये पार्ट जब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो अब फ्यूचर में किसी पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो तुम टिक करके आओगे, तो तुम्हारे नंबर भी इनहेंस होंगे कि हाँ हमारा इंप्रूवमेंट भी चल रहा है। तो इस तरह का काम आप हर टेस्ट में करो। मैं तो शुरुआत से बच्चों को कहता हूं कि शुरुआत से करो, मगर शुरुआत में क्या होता है, इतना सीरियसनेस नहीं होती। अब जितने भी टेस्ट हैं उसमें ये काम कर सकते हो कि इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाओ। हम लोग कहां कहां हेल्प कर पाएंगे वो करते रहेंगे। आपको हम लोग चीजें देते रहेंगे, क्वेश्चन भी देते रहेंगे। जैसे मैंने कहा है क्यूएसडी प्राइम, वो आपको दूंगा 26 जनवरी के आसपास, वो दे दूंगा आपको। अभी मैंने जो आज वीडियो डाला है उससे रिलेटेड टॉपिक की लिस्ट भी दे दूंगा कि भाई ये टॉपिक है, इनमें 100% एफिशिएंसी बना के रखो। क्यों? इनसे कम से कम आपका 100 नंबर का पेपर इनसे मिलेगा ही मिलेगा, 120, 100, 150 नंबर, क्योंकि हर साल आ रहा है, इस साल भी आएगा, ऐसा नहीं कुछ अलग आएगा। तो हम अपनी तरफ से करते रहेंगे, मगर ये सब चीजें तभी काम आएंगी जब आपकी सेल्फ स्टडी इसके साथ जुड़ेगी। और वो सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया है। आप अपने गेम को चेंज करो, अपने रिदम को चेंज करो, अपने गियर को चेंज करो कि नहीं यार अब सिर्फ 2 ही काम करने हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, प्लान के साथ पढ़ाई। फिजिक्स भी देखनी है और बायोलॉजी भी देखनी है और केमिस्ट्री भी देखनी है। जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा। और फोकस आउटपुट पे रखो, इनपुट पे नहीं। जैसे बहुत लोग इनपुट पे फोकस रखे, मैंने 6 घंटे पढ़ा तो गेन क्या है हुआ, मेन ये है। और सही समय पे गेन हुआ कि नहीं हुआ। तो गेन जब देखोगे ना तो तुम अच्छा कर पाओगे। आप इस बात पे ना लो कि आज हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, आप इस बात पे लो कि यार ये चैप्टर से हम सीख लें, क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। आज तुम्हारा नहीं खत्म होगा तो तुम अपने आप अपनी सेल्फ स्टडी को बढ़ा लोगे कि नहीं यार 6 घंटे में नहीं खत्म हो रहा है, आज ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 2 चैप्टर आज खत्म करने हैं। मगर आप उल्टा करते हो कि नहीं इसको तो 6 घंटे में खत्म करना है, क्या अरे शायद ये नहीं आएगा, चलो इसके 10 ही क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके 2 ही कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं। स्टडी हमेशा अब लेवल आपको अप करने वाली स्टडी करनी है कि हाँ उसके सारी चीजें करनी है, ईमानदारी से करनी है, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और फिर जाके पेपर देना है। तो पेपर को टारगेट ले लो, जरूरी नहीं यही पेपर ले लो। मान लो कोई और आपके पास पेपर है, कोई और आपके पास टेस्ट सीरीज है, उसको टारगेट बना लो, किसी एक को बना लो और उसको बनाओ जिसको तुम फॉलो कर पाओ। कि पता चला बना तो रखी है मगर हम फॉलो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पता चला एक हफ्ते में 40 चैप्टर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए पार्ट टेस्ट में स्लो रखा है, गैप ज्यादा दिया है, फुल टेस्ट में नहीं दिया है, कि पहले एक बार बच्चे की ईमानदारी वाली प्रिपरेशन हो तो जाए। ईमानदारी वाली प्रिपरेशन एक बार हो गई तो फुल टेस्ट तो वो दे ही देगा, मगर ईमानदारी वाली प्रिपरेशन के लिए हमने उसको टाइम ना दिया तो वो दे नहीं पाएगा। तो आप इन चीजों को फॉलो करिए, हम लोग लगे हुए आपको चीजें बताते रहेंगे, कराते रहेंगे, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, बस अपनी सेल्फ स्टडी को बढ़ाते चले जाइए प्लानिंग के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के सब टॉपिक लिख लो क्योंकि आज पीपीटी दूसरी आ गई है जिसकी वजह से सब टॉपिक इसमें नहीं है।
तो मैं सब टॉपिक बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लो कौन कौन से सब टॉपिक इसमें पढ़ने हैं हम लोगों को, कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा इक्विवेलेंट वेट। मैंने इक्विवेलेंट वेट नहीं पढ़ाया, बहुत सारे बुकों में वो पहले चैप्टर में इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग वहीं पे पढ़ा देते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अगला रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। फिर टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स एंड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप क्या है, ठीक है। फिर आप लिखिए एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फिर नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मैंने नहीं पढ़ाई है, मैंने मना कर दिया था। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, नॉर्मेलिटी के बाद बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, K2Cr2O7, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 K2Cr2O7। ये मोटी मोटी सब हेडिंग है जो हमको इस चैप्टर में करनी है। तो जरा देखो उसी में से सबसे पहली सब हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जरा देखिएगा क्या होता है, बहुत सिंपल सी हेडिंग है, जरा गौर समझिएगा। देखो किसी एटम के ऊपर जो भी चार्ज है, किसी एटम के ऊपर जो भी चार्ज है, बस उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। वो एटम चाहे कंबाइंड स्टेट में हो या फ्री स्टेट में, अपने को लेना देना नहीं है। किसी भी एटम के ऊपर जो भी चार्ज है उसको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। वो चाहे कंबाइंड स्टेट में हो या फ्री स्टेट में हो, चार्ज चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, उससे भी अपने को लेना देना नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसी एटम के ऊपर जो भी रियल या इमेजिनरी चार्ज है, कंबाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में, उसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो अपने को कुछ नहीं देखना है, एटम के ऊपर +1 है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एटम के ऊपर -2 है तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी भी एटम के ऊपर जो भी रियल या इमेजिनरी चार्ज है उसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। अब आप जानते ही हो साइंस है तो मसाला लगाना ही पड़ता है, सजा के डिफिनीशन लिखनी पड़ती है। तो डिफिनीशन कैसे लिखते हैं, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कैसा हो, या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, कोई भी चार्ज हो। टोटल चार्ज प्रेजेंट इन ए एटम इन फ्री स्टेट, वो एटम फ्री स्टेट में हो या वो एटम कंबाइंड स्टेट में हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। किसी एटम के ऊपर जितना टोटल चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो चार्ज रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा रियल और इमेजिनरी में क्या है। टोटल चार्ज प्रेजेंट इन ए एटम इन कंबाइंड स्टेट या फ्री स्टेट। बच्चों ने कहा मतलब, मैंने कहा मतलब ये है, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है, 0, तो बस ऑक्सीडेशन नंबर 0। डिफिनीशन के हिसाब से क्या है, एटम के ऊपर जो भी चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। भाई के ऊपर कितना चार्ज है, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, बात खत्म हो गई। मैंने कहा भाई हीलियम के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है, 0, तो बस इनकी 0 हो गई, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट है।
अब मान लो इनके ऊपर कितना चार्ज आपको दिख रहा है, बताओ कितना दिख रहा है, +1, तो भाई +1 हो गई। इसके ऊपर कितना दिख रहा है, तो बस +3 हो गई, है ना, फर्जी चीज है बहुत छोटी सी। इसके ऊपर कितना दिख रहा है, तो भाई -2 हो गई। इसके ऊपर कितना दिख रहा है, -1, तो -1 हो गई। ठीक है कि नहीं, बात समझ पाए। किसी एटम के ऊपर जो भी चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इतनी सी बात है। और वो विजुअल होगा, दिखेगा हमें, ठीक है, जैसे ये देखो विजुअल है, दिख रहा है आपको। बच्चों ने कहा ठीक है सर, और बच्चों ने कहा सर आपने यहां पर जो बताया है थोड़ी चालाकी की आपने। आपने क्या किया, एक न्यूट्रल एटम का बता दिया और एक आयन का बताया, सिंगल एटम के आयन का। मगर यदि कोई मॉलिक्यूल हुआ या कॉम्प्लेक्स आयन हुआ, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब जब एक से ज्यादा एटम हो, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयन जो आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो किसी ने कहा कि सर ऐसा हुआ तो कैसे निकालोगे, तो हमने कहा ऐसे ही निकालेंगे यार, कोई नया मेथड थोड़ी है, सिंपल सी डिफिनीशन है, एटम के ऊपर जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बच्चों ने कहा जरा करके दिखाइए, मैंने कहा ठीक है। ये देखो वाटर है, अब बताओ वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो भाई, कोई कुछ बताएगा। क्या हुआ, गुस्सा हो गए क्या तुम लोग यार। हाँ यही बात तो मैं बस सुनना चाहता था। ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की प्रॉपर्टी है, किसी मॉलिक्यूल की नहीं होगी कि वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। आपने एटम के ऊपर का चार्ज कहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की प्रॉपर्टी है ना। तो एक हमारा पॉइंट हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एटम की प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलेगी कि पता चला जोश में निकाल डालो। तो जरा देखो, अब मैंने कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिव लिख दी, वैसे तो आपको पता ही है, फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन और नाइट्रोजन की लगभग बराबर 3, हाइड्रोजन की 2.1, और एक सल्फर की जरूरत पड़ सकती है, तो सल्फर की भी लिख देता हूं। अब जरा देखो यार, वाटर इस तरह से होता है बॉन्डिंग फॉर्म में, स्ट्रक्चर ऐसा है, जब एक बॉन्ड बनता है तो भाई लोगों ने बताया है कि एक बॉन्ड शेयरिंग से बना, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। अब यदि मान लो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं ऐसे, और ये इस तरह से आ गए, इस तरह से, तो जरा बताना बी ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। एक तो भाई खुद का है कि नहीं, 10 रुपए इन्होंने दिए, 10 रुपए मैंने दिए, ये शेयरिंग वाले 10-20 रुपए हो गए। अब मैंने ये 10 रुपए उठा के अपनी जेब में डाल लिए, तो अब मुझे गेन कितने हुए, 10 रुपए हुए, मगर आए कितने, 20 में से 10 तो मेरे ही थे। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हो, मतलब एक बॉन्ड शिफ्ट कराते हो, तो एक बॉन्ड शिफ्ट होने पर एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, एक तो खुद का है, जैसे ये देखो, अब बी ने मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो बी में से एक तो बी का ही है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, एक गेन हुआ, है कि नहीं। तो इसीलिए एक बॉन्ड की शिफ्टिंग पर एक चार्ज आएगा, जो गेन कर रहा है माइनस और जो दे रहा है प्लस। ये आप लोग पढ़ ही चुके हो पीछे कि भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आएगा। तो मैं बस इतना बताना चाहता था कि एक बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो एक चार्ज आएगा, जबकि उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं, मगर उसमें से एक खुद का है और रिजल्टेंट सिर्फ एक ही गेन हो रहा है। तो यार देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शिफ्टिंग क्या हुई, इधर हुई। तो एक बॉन्ड की शिफ्टिंग है, गेन कर रहा है -1 +1। अच्छा ये वाला बॉन्ड, ये भी इधर शिफ्ट हुआ, गेन कर रहा है -1। अब डिफिनीशन क्या है, किसी एटम के ऊपर जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना है, तो इसकी +1 हो गई,
ऑक्सीजन के ऊपर कितना है -2, तो इसकी -2 हो गई। हाइड्रोजन के ऊपर कितना है +1, तो इसकी +1 हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आ गई, +1 -2 +1, है कि नहीं। अब जरा इन सबका सम कर दो, जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है इस आइटम के अंदर, +1 -2 +1 0। ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उस मॉलिक्यूल या उस स्पीसीज के ऊपर लिखा जाता है। ऊपर कितना लिखा है, आ भी 0 रहा है, आ भी देखो 0 रहा है और लिखा भी 0 है। तो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो होगा उस स्पीसीज के ऊपर लिखा जाता है। सम 0 है इसलिए 0 लिखा है, आप कह रहे हो न्यूट्रल है। बच्चों ने कहा ठीक है सर एक और मॉलिक्यूल का करके दिखाओ। मैंने कहा चलो यार आपकी जिद है तो कर लेते हैं। ये देखो H2O2 है। अब H2O2 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गया +1 -1, इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये सेम एटम के बीच का बॉन्ड है, जब सेम एटम के बीच का बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी नहीं, क्योंकि जब पावर ज्यादा होगी तभी तो शिफ्टिंग होगी। अब पावर तो किसी की ज्यादा है नहीं, दोनों की पावर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहीं नहीं जाएंगे। जब शिफ्ट नहीं होंगे तो चार्ज नहीं आएगा भाई, न गेन हुआ न लॉस हुआ तो चार्ज क्यों आएगा। तो अब यहां पर निकाल के बताओ किसकी किसकी क्या क्या आई। तो आपने कहा हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -1, ऑक्सीजन की -1, हाइड्रोजन की +1, ये निकल आई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ने कहा अच्छा सर एक और बता दीजिए। मैंने कहा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बेटा कुछ कहना चाह रहे हो तुम, छापने की बात कर रहे हो, तो छापने वाला पढ़ाया किस जगह पे है, एक ये पॉइंट पढ़ाया एक ये पॉइंट, ये तो एग्जाम्पल है मगर छाप सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जरा देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं गया O2 पे और H2 पे, मैंने कहा यार इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो बच्चों ने कहा ठीक है यार, बच्चों ने कहा सर ये तो मैंने पढ़ रखा है, ठीक है तो मैं कर दूंगा, मगर मैंने कहा है कि यार हमें तो सब कुछ 0 से ही पढ़ाना है। अब ये सेम एटम है, सेम एटम के बीच के इलेक्ट्रॉन क्या कहीं शिफ्ट होंगे, नहीं होंगे, सेम फोर्स होगा। तो यार इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा नहीं, इसके ऊपर, इसके ऊपर 0, है कि नहीं, सही है, मस्त है। चलो अब जब इतना मस्त है तो जरा गौर से ध्यान देना, उसी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आई, उसी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आई, उसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आई, उसी हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आई, +1 आई और 0 आई। इसका मतलब हुआ एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है बैलेंसी की तरह कि कार्बन की 4 बैलेंसी ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी, ये वेरिएबल है। तो दिमाग में एक बात आई कि एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे तब ये सब स्टेटमेंट लाएंगे, तो मैं अभी लिखूंगा अभी, एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, ये बात हमें पता चल गई। इसीलिए एक ही एटम के मैंने एग्जांपल डाले हैं कि जो मैं बोलूं उसका प्रूफ पहले से ही हो, तो बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, डिपेंड किस पे करती है, अरेंजमेंट पे, कि उसने मॉलिक्यूल के अंदर अपना अरेंजमेंट कैसे कर रखा है। मॉलिक्यूल के अंदर उसने क्या किया है, सेम एटम से अरेंजमेंट कर रखा है तो 0 आ गई, डिफरेंट एटम से अरेंजमेंट कर रखा है तो ये देखो अलग अलग आई। तो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है और अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है कि नहीं। अरेंजमेंट चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। तो अब इस बात को हम नेक्स्ट पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम क्या है, वेरिएबल टर्म है, फिक्स वैल्यू नहीं है, वेरिएबल टर्म है, एंड डिपेंड अपॉन arrangement of atom in a molecule। सही है,
तो यहां तक हम लोगों ने बातें कर ली, मगर बच्चों ने कहा सर एक बवाल आपने काट रखा है। मैंने कहा क्या? क्या कि यार आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फिगर बना बना के निकाल दिए, हम कहां से फिगर लाएंगे और हम कैसे फिगर बनाएंगे, हमें तो इतने फिगर याद ही नहीं है, और आपको भी सारे फिगर थोड़ी याद होंगे, कुछ देर बाद तो हम भी बोल जाएंगे भाई जो फिगर हमें नहीं याद होगा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम हुई कि यार इसका कुछ शॉर्टकट निकालो, ये जो है कॉन्सेप्ट तो ठीक है समझ गए, मगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि सारे फिगर हमें नहीं आते हैं, और जिसका फिगर नहीं आएगा उसकी शिफ्टिंग कैसे दिखाएंगे हम। तो यहां पे एक प्रॉब्लम आई कि यार ये फिगर जो है ये समस्या क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बनाया। कहीं पर भी नंबर की बात आती है तो वहां पर मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट बनता है। अब क्या कॉन्सेप्ट बना जरा देखो, जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना है, 0, चेक कर लो। जितने भी एटम है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना है, 0, चेक कर लो। जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना है, 0। जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। मतलब एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके ऊपर लिखा जाता है। यदि किसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 0 है, और यदि किसी के ऊपर कुछ लिखा है, जैसे ये देखो, ये देखो, इसका मतलब कितना है, -2। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। देखिए इसका फिगर भी बना देता हूं। अब आप निकालिए सबकी ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए इसकी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो -1 तो पहले से था, एक और माइनस आ गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, -1 तो पहले से था, एक और आ गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, -2। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, -2। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर गया, +1। ये वाला इधर गया, +1। दो इधर आए, +2। दो उधर गए, +2 है। तो शिफ्टिंग की वजह से यहां पे कितना आया, +6। जो गौर से देखो, शिफ्टिंग से आया +6, इसका शिफ्टिंग से कितना आया, -1। टोटल कितना हुआ, -2। एक मिनट, टोटल -2, टोटल इसका भी -2, टोटल इसका भी -2, टोटल इसका भी -2। तो अब जरा देखो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, वही तुमने ऊपर छाप रखा है। तो किसी एटम, किसी भी स्पीसीज के अंदर जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम हम ऊपर छापते हैं। 0 लिखा है मतलब कुछ नहीं लिखा है तो 0 है, और यदि लिखा है तो जो लिखा है वही है। जैसे सल्फेट के ऊपर -2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी एटम है उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम -2 है। यदि अमोनियम आयन के ऊपर +1 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम क्या समझोगे, इसका मतलब तुम ये समझोगे कि इसके अंदर जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम +1 है। क्लियर हुई? इसी हथियार को, इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने हथियार बना दिया। कैसे बना दिया देखो, उन्होंने कहा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all atom of molecule is equal to charge of species। कॉमन नेम लिख दिया है, यदि वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के ऊपर का चार्ज, अब यदि वो किसी तरह का आयन है तो आयन के ऊपर का चार्ज। उन्होंने इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म बना दिया, कॉन्सेप्ट चिपका दिया कि एटम है, किसी भी स्पीसीज के अंदर जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम उनके ऊपर चार्ज के बराबर होगा। यदि 0 चार्ज है तो 0 के बराबर हो गया, +1 चार्ज है तो +1 के बराबर हो गया, +2 चार्ज है तो +2 के बराबर हो गया, -2 चार्ज है तो -2 के बराबर हो गया। अब इन्होंने ये बात ऐसे लिख के दी कि जैसे वाटर है, तो वाटर में हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर किसकी प्रॉपर्टी है, एटम की, ऊपर से सिंगल एटम की। आपने देखो, देख लो, आपने किसकी निकाली है, एक ऑक्सीजन की निकाली है, एक ऑक्सीजन की निकाली है, सल्फर की निकाली है। यहां देख लो, इस हाइड्रोजन की अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसका मतलब सिंगल एटम की है।
तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एक एटम की कुछ होगी, हमें नहीं पता क्योंकि अभी हमने पढ़ाई नहीं है। तो क्या लिखोगे? ऐसे ही तो लिखोगे, बराबर 0। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 1, क्योंकि 1 है। और बराबर 0 क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 0 है। किसी ने कहा सल्फेट की लिख के दिखाओ, तो मैंने कहा यार उसकी भी लिख देंगे, जो ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है उसका मैथमेटिकल फॉर्म। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, एक सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 1, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 4 बराबर -2, क्योंकि -2 लिखा है। इसके लिए इक्वेशन कैसी बनाओगे? 1 इंटू नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन इक्वल टू +1। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, समझ पा रहे हो? ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल एटम की होती है, और यहां 4 एटम है ना, तो 4 एटम की कितनी आई? यहां पर 4 ऑक्सीजन है, 4 की कितनी आई? यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 की कितनी आई? वो तो वैल्यू सिंगल एटम की है, और हमें सबका सम लिखना, टोटल सम लिखना है ना। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ऐसे। अब प्रॉब्लम आई, निकालोगे कैसे? आपने 2 बातें सिखा दी, एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एक इक्वेशन बनाना सिखा दिया। अब देखो निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ पॉइंट बताए। गौर से देखिए, मैथ्स के ही पॉइंट बताए। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्रुप नंबर 1 का एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। यदि कोई ग्रुप 2 का एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यदि कोई ग्रुप 13 का एटम है तो +3। यदि कोई ग्रुप 14 का एटम है तो +4। यदि कोई ग्रुप 15 का है तो अपोजिट आ जाओ, -3। यदि कोई ग्रुप 16 का है तो -2, और कोई ग्रुप 17 का है -1। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो उसको आप कुछ मान लो, X Y A B C D जो मन हो, बाकी सभी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट खुद रख दो। जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो उसको आप कुछ मान लो, X मान लिया, बाकी सबकी खुद रख दो। तो किसी ने कहा बाकी सबकी खुद रखेंगे कैसे, तो उन्होंने ये लिख के दिया, ग्रुप 1 है तो +1 रख दो, ग्रुप 2 है तो +2 रख दो, ग्रुप 3 है तो ग्रुप 13 है तो +3, ग्रुप 14 है तो +4, ग्रुप 15 है -3, और ग्रुप 16 है तो -2, और ग्रुप 17 है तो -1। क्लियर? क्या? जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो उसको X मान लो, बाकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको खुद रखनी है, जैसे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाए, जिसकी भी निकालनी है। तो लोगों ने कहा यार आपने रायता नहीं फैलाया है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया है, आप ये लिख के आ रहे हो। देखना अभी कितना बवाल है, इसको पढ़ो। आप कह रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, और फिर यहां कह रहे हो कि ये डाल दो। यहां तो वैल्यू फिक्स कर दी ना, ग्रुप 1 की +1, इसका मतलब वैल्यू फिक्स हो गई है कि नहीं? देखो, एक तरफ कह रहे हो वेरिएबल है, एक तरफ कह रहे हो +1 रख दो, तो यार ये तो बवाली काम हो गया ना। तो जरा समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट एक वेरिएबल टर्म है। इन जनरल हमें मैथमेटिकल अप्रोच के लिए ये वैल्यू डालनी है, आपको जब भी कहीं वैल्यू डालनी है यही डालनी है, मगर रियलिटी में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वेरिएबल टर्म होता है। मगर यदि हम इसको एक मैथमेटिकल अप्रोच बनाना चाहते हैं, रियल कॉन्सेप्ट तो यही है, फिगर बना के करना। रियल कॉन्सेप्ट यही है, फिगर बना के करना। जो हम एक्स मेथड से निकालते हैं वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक बस कॉन्सेप्ट को इजी करने का तरीका है। ध्यान रखना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को इजी करने का तरीका है, क्योंकि जो रियल कॉन्सेप्ट है वो बहुत अफलातूनी है, मतलब बहुत टफ है। क्योंकि फिगर नहीं आएगा तो आप बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे करा पाओगे, चार्ज नहीं निकाल पाओगे, और फिगर आना बहुत टफ काम है। क्यों? पता नहीं क्या पूछ लोगे यार आप। तो ये हुआ कि इसको थोड़ा सा इजी करो। तो जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो एक्स मेथड, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उस कॉन्सेप्ट को इजी करने का तरीका है। और तरीका क्या है? आप ग्रुप नंबर 1 में ये डालोगे, 2 में ये डालोगे, 15 में ये, 16 में ये, 17 में, मतलब आप फिक्स मान के चलोगे। रियलिटी में फिक्स नहीं होता है, मगर आप मान के चलोगे। अब करना कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं,
करना कैसे, 2-4 मॉलिक्यूल की निकाल के दिखाता हूं। किसी ने कहा भाई KMnO4 में, मैं उन्हीं को उठा रहा हूं जिनका यूज हम लोग फ्रीक्वेंटली करेंगे। KMnO4 में Mn की निकालो, जिसमें अंडरलाइन कर दिया उसकी निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है उसको X, बाकी सबकी आपको डालनी है। अब बराबर क्या लगाना है, देखो बराबर इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0, तो बराबर 0। पोटेशियम की एक पोटेशियम है, इसकी X मान ली और इसकी ऑक्सीजन O। अब सबकी वैल्यू डालो, ये फर्स्ट ग्रुप है तो +1, और ये ग्रुप नंबर क्या है 16 -2। अब आपने सॉल्व किया, कितनी आ गई +7। क्यों, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 16 का है। आपने कहा यार K2Cr2O7 में Cr2 की बता दो, मैंने कहा बता देंगे। ये क्या है ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 है तो +1, ये 2x हो गया। ये ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 है तो -2। अब आपने सॉल्व किया, +6 आ गया, ये देखिए, ठीक है। किसी ने कहा यार इसकी निकालो, Na2H2O3, मैंने कहा ठीक है, किसकी निकालनी है, सल्फर। ये ग्रुप नंबर 1 है, +1, हाँ कर दो। तो सल्फर की क्या है X, ऑक्सीजन क्या है ग्रुप नंबर 16 -2। तो जब आपने सॉल्व किया तो X की वैल्यू कितनी आ गई, बताइए सब लोग, +2 आ गई। इसी तरह आप लोगों ने इसको कर लिया, ये देखिए फास्फोरस की निकाल दी। अब हाइड्रोजन क्या है ग्रुप नंबर 1 तो +1, इसको X मान लिया, ग्रुप नंबर 16 -2, 0 बराबर आ गया +5। अब किसी ने कहा यार जरा इसकी निकाल के दिखाओ, K2Cr2O7 डबल नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन। अब डाइक्रोमेट आयन में इसकी निकालो, तो मैंने कहा ठीक है, इसकी निकालनी है, X मान लिया। ये ग्रुप नंबर 16 है, -2 बराबर -2। सबका सम किसके बराबर है, जो ऊपर लिखा होगा, ऊपर कितना लिखा है -2, तो -2 के बराबर। अब आपने सॉल्व किया, आ गया +6। किसी ने कहा यार जरा इसमें निकाल के बताइए, अमोनियम आयन में। तो मैंने कहा ठीक है यार, नाइट्रोजन की निकालनी है, इसको X मान लिया। हाइड्रोजन क्या है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 है तो +1, तो X की वैल्यू आ गई -3। हाँ आ रहा है ना, अब तुम्हारी तरह टैलेंटेड थोड़ी तुरंत पहुंच जाओ, धीरे धीरे सीखता हूं मैं। अब जरा देखो यार, आपको कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा यहां तक पहुंचा दिया है। अब कॉन्सेप्ट को टफ करना और इजी करने की बात आ रही है। कॉन्सेप्ट सिखा दिया है कि करना कैसे है, तो हमने इन एग्जाम्पल को करके ये सीखा कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होगा। अब हमारी बात आ रही है कि इसको टफनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे परेशान किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन बनाना। तो जरा देखो यार, यहां तक ठीक है सबको, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मैंने क्या किया, आपको थोड़ा परेशान करना धीरे धीरे चालू किया। ये देखो अमोनियम नाइट्रेट है, मैंने कहा एक काम करो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ दोनों की। अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम आयन के नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रेट आयन के नाइट्रोजन की कितनी है। तो गौर से सुनिएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें सॉल्ट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें सॉल्ट है, जैसे ये सॉल्ट है। अब वो कह रहा है कि यार अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम करें कैसे, जो एक्स वाला मेथड है उसके हिसाब से कैसे किया जाए। तो यदि वो सॉल्ट है तो उसको ब्रेक कर लो, यदि वो सॉल्ट है तो उसको हमेशा ब्रेक कर लो। अब तुमने इसको ब्रेक कर लिया ऐसे ऐसे, अब क्वेश्चन रद्दी हो गया। क्यों रद्दी हो गया, अब आप क्या लिखा है, आपने लिखा है कि इसमें जितने भी एटम है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम +1 है, इसमें जितने भी एटम है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम -1 है। अब यार नाइट्रोजन की निकाल लो, इसकी निकाल लो। तो आपने इसकी कैसे निकाली, X
+4 +1। अब ये तो समझ पा रहे हो ना कैसे लिख रहा हूं सब लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट इधर सिखा दिया। अब थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ेंगे, स्पीड पकड़ेंगे मतलब डायरेक्ट लिखेंगे। हाइड्रोजन क्या है फर्स्ट ग्रुप का, तो +1, 4 हाइड्रोजन है तो +4, तो ये देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और ये 1 उधर गया -3। क्लियर है सबको? अच्छा अब इसकी निकाल लो, x -6 बराबर -1 +5। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां है 16 ग्रुप, 16 ग्रुप है तो -2, 3 ऑक्सीजन है -6, पलटी मारेंगे +5। क्लियर है ना ये? तो यार जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई एक काम करो इसमें सभी नाइट, उल्टी लिख दिया, तो ये -3 आया, ये +5 आया, है कि नहीं? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो मैंने ऐसे कर दिया। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें एक एटम अलग अलग आयन में हो, जैसे एक आयन अलग है एक आयन अलग है, तो उसके आयन अलग कर दो, आयन अलग करने के बाद उसको सॉल्व कर लो, जैसे ये मैंने बताया। बच्चों ने कहा ठीक है सर, और क्या सिचुएशन बन सकती है? मैंने कहा यार चलते हैं देखते हैं। अब गौर समझो, देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, phosphorus and nitrogen is +6 +5 +5। यदि कहीं पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करने पर +6 से ज्यादा आ जाए तो हमेशा 6 टिक करोगे। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा आ जाए तो हमेशा 5 टिक करोगे। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा आ जाए तो हमेशा 5 टिक करोगे। क्या मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको दिया? मैंने कहा कि कहीं पर भी ऐसा आ जाता है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा निकले तो आप 6 टिक करोगे, फास्फोरस की 5 से ज्यादा निकले तो आप 5 टिक करोगे, नाइट्रोजन की 5 से ज्यादा निकले तो आप 5 टिक करोगे, क्योंकि ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि इससे ऊपर निकल रही है तो वो एरर है, क्योंकि आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने अभी पढ़ाया है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मैथमेटिकल टूल है जो रियल कॉन्सेप्ट को इजी कर रहा है, मगर इस मैथमेटिकल टूल में भी एरर है। इस वजह से इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी एग्जांपल भी डालूंगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाला कोई मेथड नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रियल कॉन्सेप्ट को इजी बनाने का एक मैथमेटिकल टूल है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फर्जीपना है कि वो एक केमिस्ट्री का जो इतना अफलातूनी कॉन्सेप्ट है, टफ कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ी सी मैथ्स लगा के इजी कर दिया गया है, मगर वो एरर है। उस कॉन्सेप्ट में एरर आता है, कैसे आता है उसको समझाता हूं, मगर उस एरर को दूर करने का रास्ता मैंने आपको दे दिया है। आप हमेशा इसी से निकालोगे, मैं भी इसी से निकालूंगा, ध्यान रखना। आप भी एक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं भी एक्स मेथड से ही सॉल्व करूंगा। एरर को रेक्टिफाई करने के रास्ते बता रहा हूं कि कहीं पर भी सल्फर की 6 से ज्यादा आ जाए 6 टिक करोगे, फास्फोरस की 5 से ज्यादा आ जाए 5 ही टिक करोगे, नाइट्रोजन की 5 से ज्यादा आ जाए 5 ही टिक करोगे। अब ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं? एक और आइटम जोड़ लो इसमें, नहीं तो भाई गुस्सा हो जाएगा। यही जो अभी बच्चा पूछ रहा था, एक थोड़ी सेटिंग इधर उधर करता हूं। आप अलग से लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप लोग बच्चों अलग से भी लिख सकते हो। अभी तो शुरुआत की बेटा, अभी डरने वाले चीजें तो आएंगी जब इक्विवेलेंट वेट आएगा। देखो क्रोनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 रहेगी, +6 से ज्यादा होती नहीं है क्रोनियम की, ठीक है? क्रोनियम की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होती है। अब गौर समझो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए सब लोग।
देखिए, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड या कोरोज एसिड CaROS, ठीक है, या फिर मार्शल एसिड H2S2O8। अब यहां पर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आप सभी लोग यहां पर भी निकालें, यहां पर भी निकालें। तो देखो 5 दूनी 10 और ये +2 8, यहां पे 8 आ रही है, आप लिखिएगा नहीं, है ना। यहां पे देखो कितनी आ रही है, 8 दूनी 16 और +2 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ रही है। तो यहां पर 8 आ रही है, यहां पर 7 आ रही है एक्स मेथड से। मगर आपको पता है कि जब भी कहीं सल्फर की 6 से ज्यादा आ जाए तो हमें 6 टिक करनी है। अब बात आई ये बवाल आया कैसे, ठीक है, कि ये गड़बड़ हुई कहां। तो गौर से देखो ये गड़बड़ कैसे हो गई, अब मैं आपको बताता हूं। अब देखो जो रियल कॉन्सेप्ट है उससे आंसर सेम ही आएगा, उससे आंसर अलग नहीं आएगा, क्योंकि एक्स मेथड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक मैथमेटिकल ट्रिक है, ध्यान रखना। तो रियल कॉन्सेप्ट से आंसर अभी भी वही आएगा, चेक करते हैं। देखो मैंने इसका फिगर बना दिया, अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन इधर गया -1 +1, सेम एटम के बीच के इलेक्ट्रॉन है, कहीं जाएंगे नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया -1 +1, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया -1 +1, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया -1 +1, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए -2 +2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए -2 +2। सल्फर को जोड़ो जरा, देखो इसने 8 नहीं निकाली, इसने 6 ही निकाली है, चेक कर लो। तो जो रियल कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं निकालता है, ये जो एक्स मेथड की ट्रिक है वो गलत निकालती है। अब उसने गलत निकाला क्यों, ऐसा क्या हुआ कि उसने गलत आंसर निकाल दिया, उसके पीछे रीजन है, गौर समझो कि ये रहता फैला क्यों। आपने ऑक्सीजन क्या डाला -10, 5 ऑक्सीजन है और मैंने क्या पढ़ाया है ग्रुप नंबर 16 -2, तो 5 ऑक्सीजन है तो -10 हुआ। रियलिटी में 5 ऑक्सीजन का -10 है ही नहीं। ये 2 ऑक्सीजन चेक करो, ये दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -1, इसकी -2 है, इसकी -2 है, इसकी -2 है, इनकी -1 है। आपने क्या किया है, इनकी भी -2 डाल दी है, गलती यहां से हुई। और गलती क्यों हुई, क्योंकि हमें फिगर थोड़ी पता है, तो गलती तो होगी होगी, क्योंकि हम तो एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चल रहे हैं, और जबकि रियलिटी में क्या है, वेरिएबल है, तो गलती होनी है। मगर हम गलती ना करें क्वेश्चन में, उसके लिए ये वाला पॉइंट याद रखो, हम निकालेंगे एक्स से ही, ध्यान रखिएगा। क्यों गलती हुई ये सिखा रहा हूं, और गलती से बचना कैसे है वो भी सिखा रहा हूं, ठीक है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा कभी नहीं होगी, यदि कहीं पर आए तो आप 6 ही डालोगे। रीजन है ऐसा क्यों हुआ कि हमारा एक्स मेथड गलत हो गया, उसके पीछे का रीजन ये है कि 5 ऑक्सीजन है, इसमें से 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और 2 ऑक्सीजन की -1 है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को, वैसे ये हमारी जरूरत का काम नहीं है, ये आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को हम परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। ये देखो क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज आ गया, परऑक्साइड लिंकेज का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, और जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कहीं खिसकेगा ही नहीं, और जब ये वाला बॉन्ड खिसकेगा नहीं तो एक चार्ज कम हो जाएगा अपने आप। तो एक बात ये समझ में आई, बच्चों ने कहा ठीक है। और फिर मैंने कहा जरा इसमें नाइट्रोजन की निकाल के दिखाओ। नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड का भाई परऑक्सो नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रिक एसिड की निकालो। नाइट्रिक एसिड थोड़ी ना है, परऑक्सो नाइट्रिक एसिड है, हाँ ये फिगर है नाइट्रिक एसिड का भाई। अब देखो निकल कितनी रही है 7, मगर हम कितनी टिक करेंगे 5, मैक्सिमम नाइट्रोजन का 5 है। इसी तरह से जो वो बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा था बटरफ्लाई फिगर,
ये देखो, अब देखो एक्स मेथड से कितना निकलेगा 10, भाई -2 डालोगे तो 5 दूनी 10, तो एक्स मेथड से 10 निकलेगा, मगर रियलिटी में क्या होगी +6, आप इसमें निकाल के देख लो +6 आएगा। ठीक है, जब K2Cr2O7 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में H2O2 से कराओगे तो CrO5 बनेगा, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, लाइट ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। तो देखो CrO5 आ गया, तो CrO5 में भी यही कॉन्सेप्ट लग गया, क्रोनियम की 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। मान लो ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्रोनियम का क्वेश्चन आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया गया है कि 3D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होती है, तो Cr 3D सीरीज में ही तो आता है, तो +10 कैसे हो जाएगी? जरूरी थोड़ी कि हर चीज इसी चैप्टर में पढ़ो, आपको डी ब्लॉक में बताया गया है 3D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7, 4D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8, डी 5D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 और डी ब्लॉक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8। तो यार जब 3D सीरीज में क्रोनियम आता है और उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 है तो 10 कैसे आ जाएगी? इसका मतलब फर्जीपना है, मतलब गलत है। आप वहां से भी यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट, यहां तो मैंने बता ही दिया है ना? तो ये देखो आ गया आंसर। तो एक बात मैंने आपको बताई कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल में एक ही एटम की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो उसको पहले ब्रेक कर लो और ब्रेक करके क्वेश्चन को कर लो। फिर मैंने बताया ये वाली बात कि एक्स मेथड कहीं पर यदि गलती करेगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस पॉइंट से सॉल्व कर दोगे। ठीक है कि हाँ भाई ऐसी आगे बात है, और इसको निकाल लेंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। बच्चों ने कहा सर कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, मतलब पूछो, इतनी देर से तो मैं ही कर रहा हूं, तो आंसर बताओ। बताइए। अच्छा एक पॉइंट और लिख देता हूं, वैसे तो आप जानते ही हो मगर लिख दूंगा। हाँ करो इसको फिर बताता हूं, और अच्छे से करिए। अब देखिए आप लोग कह रहे हो ए, तो ठीक है एक पॉइंट लिखता हूं, उधर जगह नहीं है। देखो देखिए बच्चों, वैसे ये बात आप जानते हो मगर लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा। देखो यदि कोई एटम है, ध्यान सुनना, यदि कोई एटम है या सेम एटम से बना मॉलिक्यूल है तो वहां पर क्या है, एटम की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं इसको समझा देता हूं। यदि सेम एटम के बीच का बॉन्ड है तो शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा तो चार्ज नहीं आएगा, और इंडिविजुअल एटम है तो भी चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल होता है। एटम तो हमेशा ही न्यूट्रल होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आंसर टिक कर देंगे 0, जैसे S8 P4, ठीक है, O3 N2 Cl2 Br2, ऐसा कुछ भी लिखा है हम सीधा 0 मारेंगे। अब जैसे देखो इसने जैसे ही कहा कि भाई एक बार पीछे वाला दिखा दूं, वो जो अभी पॉइंट लिखा है, ये कोई न्यूट्रल एटम है या सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, उसमें जो भी एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि सेम एटम से एटम मॉलिक्यूल बना है तो बॉन्ड शिफ्ट ही नहीं होगा, और बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा तो चार्ज नहीं आएगा, और चार्ज ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे इस पॉइंट को कि हाँ यार देखा नहीं कि 0 किया नहीं। अच्छा अब जैसे ही मैंने देखा यहां सल्फर एसिड तो हमने 0 कर दिया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया।
अब हम इसको निकालते हैं, हम इसको निकालेंगे नहीं, जब क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो नहीं निकालेंगे। क्यों? +1 दिया है तो आंसर कैसे टिक होगा? अब तो हम पेपर करने बैठे हैं ना, तो 30 सेकंड से पहले निकाल के आंसर करेंगे। तो जहां डिफरेंस है वहां पे निकालते हैं, इसको निकालते हैं। तो भाई जिसकी पूछी गई है उसको x मान लिया, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है, +1 हो गई, और उसके ऊपर चार्ज 0, तो x इक्वल टू -2। तो ये आंसर आ गया, है कि नहीं? जैसा बच्चों ने कहा। बच्चों ने कहा सर एक और क्वेश्चन दो, तो मैंने कहा ये लो, पढ़ लो। मैंने दो चीजें पूछी हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवैलेंसी। तो क्या होगा भाई? कोवैलेंसी तो उसकी दो है ना यार। सल्फर क्या है? ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 कितने बॉन्ड बनाता है? दो। इसमें कितने बनाएगा? दो ही बनाएगा ना। सल्फर और ऑक्सीजन में तुमने 6 बॉन्ड बनाए हैं। सल्फर सल्फर में कब से 6 बॉन्ड बनाने लगे? सल्फर और सल्फर के बीच में दो ही बॉन्ड बनते हैं। इसका फिगर तो याद है ना, क्राउन फिगर। तो दो ही बॉन्ड तो बना रहा है। वो तुमसे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इन एसिड। कोवैलेंसी का मतलब है कि कितने बॉन्ड वो बना रहा है उस मॉलिक्यूल में। बैलेंसी जर्नल टर्म है कि जर्नली वो कितने बनाता है? 2। अब उस मॉलिक्यूल में कितने बना रहा है वो उसकी कोवैलेंसी हो गई। तो दोनों एक बात नहीं है। देखो साइंस में जब भी कुछ लिखा गया है तो एक कभी नहीं होता है। वो चाहे 99.99% सेम हो, मगर वो 0.1% अलग जरूर होता है। नहीं तो दो टर्म का यूज वो नहीं करेंगे, है ना? तो यदि कहीं कोवैलेंसी और वैलेंसी टर्म है, इसका मतलब डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या बता दिया, ठीक है? तो बात समझ गए? इसका आंसर ये क्यों है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। अब आपने कहा एक और चाहिए क्वेश्चन, तो मैंने कहा एक और ले लो भाई। बताइए। Among the following, the species in which the oxidation number of element is +6। तो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो देखो 8 -1 7, 6 -2 4। अब देखो जैसे ये है, तो आप क्या करो, सीधा Cn निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है जरा समझाओ? इसका मतलब ये है कि दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर का सम -1 है। ऊपर क्या लिखा होता है? सबका सम। तो अब हम अलग अलग क्यों डालें? जब डायरेक्ट वो सम दे रहा है तो हम अलग अलग करके सम क्यों निकालें यार? भाई हमने इसकी क्या डाली? +4, या यहां पे +2 या 3 जो भी हुई, और इसकी क्या डाली? -3। हम ऐसा क्यों निकाले? हमें जब वो खुद सम दे रहा है कि सर इसका सम -1 है, तो आप डायरेक्ट सम डालो ना। तो भाई देखो इसका -1 है तो -6 हो गया। ओ x6 इंटू Cn के ऑक्सीडेशन नंबर, उसके ऊपर का चार्ज, -1 है। ऑक्सीडेशन नंबर का सम ही तो लिखना होता है। और लिखना क्या है? फार्मूला क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का सम। तो जब वो सम खुद दे रहा है तो हम निकालेंगे क्यों? +3। अब बात आई इसमें +6 कैसे? x -4 -2, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 डी ब्लॉक। जब K2Cr2 के 7 आप रिएक्शन कराओगे क्या? क्लोरीन के सॉल्ट से। क्लोरीन का सॉल्ट ऐसा होना चाहिए जो आयनिक हो, क्योंकि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट सिलेबस में, उसमें क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा सॉल्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। तो कैसे पकड़ोगे? तो क्लोराइड का आयन होना चाहिए, और क्लोराइड आयन होने के लिए आयनिक होना चाहिए। यदि उसमें कोवेलेंट करेक्टर आ गया तो Cl आयन मिलेगा नहीं, और Cl आयन नहीं मिलेगा तो टेस्ट नहीं आएगा। तो जैसे AgCl में कोवेलेंट करेक्टर है तो AgCl टेस्ट नहीं देगा, NaCl दे देगा। तो CrO2Cl2 तो +6 है। तो हमसे पूछा गया यार +6 किस में है? तो डी में है, डी टिक कर दिया, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब आपका मन कर रहा है एक और क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने कहा भाई एक और कर लो, अपने क्या है, करिए जल्दी से। इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन। समझ तो पा रहे हो ना?
वैसे तो आप लोगों को ये हेडिंग मुझे जहां तक आता है कि आती है, मगर मेरा काम है जीरो से पढ़ाना, तो मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं। समझ पा रहे हो ना सब लोग? अब देखो, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है भाई? इसकी निकालनी है तो ये -1 है, तो -2 उधर गया, +2। और कौन है? KO2। इसकी निकालनी है तो ये क्या है? +1, तो उधर गया -1 डिवाइडेड बाई 2, -½ एक बार कर देता हूं, देखो x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2, +1 +2x बराबर 0, तो x बराबर -½ फिर कौन है? O3, सेम एटम से बना है तो x बराबर 0। फिर कौन है? BaO2। अब ये बेरियम क्या है? ग्रुप नंबर सेकंड है ना, तो ये +2, 2x बराबर 0, तो x बराबर -1। आपसे कहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो सबसे बड़ी ये है +2, फिर 0, फिर -½ फिर -1। ऐसा कहीं दिख रहा है? सही है? हमने बता दिया यार, बच्चों ने कर लिया। बच्चों ने कहा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो जरा देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। गौर से देखिए सब लोग। देखो यार, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया C3O2, अब C3O2 का फिगर बनाया, तो C3O2 का फिगर क्या आया? ऐसे, ये देखो, क्लियर है? अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कार्बन की, तो देखो 2 बॉन्ड इधर गए -2 +2, 2 बॉन्ड इधर गए -2 +2, इसके बॉन्ड कहीं जाएंगे नहीं, ये वाले भी शिफ्ट नहीं होंगे, ये वाले भी शिफ्ट नहीं होंगे, सेम एटम के बीच के बॉन्ड है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? एक आ रही है +2, एक की आ रही है 0, और एक की आ रही है -2, सॉरी +2, ये आ रही है। अब मैंने एक्स मेथड लगाया, 3x कार्बन की निकालनी है, -4 बराबर 0। अब जरा देखो यार प्रॉब्लम क्या आई, हमने x मेथड से निकाला 4/3 आई, और 4/3 तो किसी कार्बन की है ही नहीं। कार्बन की कितनी है? +2, 0 +2, 4/3 किसी की है ही नहीं, चेक करो 4/3 इनमें से किसी की नहीं है, और निकल के क्या आ रही है? 4/3। तो प्रॉब्लम ये है कि यार ये क्या निकला है, वो क्या निकला है। तो गौर सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। जरा एवरेज निकालो। टोटल सम 4, और कितने एटम में बांटोगे? 3 एटम में। टोटल सम क्या है? टोटल सम देखो, +2, 0 +2 डिवाइडेड बाई कितने एटम में बचेगी? 3 एटम में बटेगी। देखो एवरेज आया। तो ये जो तुम एक्स मेथड यूज करते हो, गौर सुनना, पहले 2-3 लाइनें सुन लो फिर छापना। जो तुम एक्स मेथड यूज करते हो एक्चुअल में वो एवरेज वैल्यू निकालता है। वो क्या निकालता है? एवरेज वैल्यू। मगर एवरेज वैल्यू तभी अलग पता चलती है जब केस ऐसा हो। जरा गौर समझो, मेरे पास 10 रुपए है, मैंने कहा एवरेज बताओ, तो तुम कहोगे 10 ही है, क्योंकि एक पर्सन की वैल्यू का एवरेज एब्सलूट सब सेम होता है। मेरे पास 10 रुपए है, एब्सलूट वैल्यू बताओ 10, एवरेज बताओ 10। यदि किसी मॉलिक्यूल में एक ही एटम है तो एवरेज निकलेगा कैसे? तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सब सेम। क्यों? क्योंकि एक एटम है तो वही एब्सलूट वैल्यू, वही एवरेज। तो आप चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो चाहे ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, कोई फर्क पड़ना नहीं है, सेम वैल्यू आनी है। अच्छा, अब एवरेज बताओ। मेरे पास 10 रुपए, इनके पास भी 10 रुपए,
एवरेज बताओ 10। यदि एब्सोल्यूट वैल्यू हर एक एटम की सेम है तो भी एवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरेज वही आएगा। 10 रुपए मेरे पास भी, 10 रुपए भाई के पास भी, टोटल कितने हुए 20। तुमने 2 से डिवाइड किया 10, एब्सोल्यूट वैल्यू 10, एवरेज भी 10, फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे जो निकाल दो। और मोस्ट ऑफ द एटम में यही होता है। यदि एटम एक से ज्यादा भी हो गया तो पता चला उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो एवरेज भी सेम ही आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट 99% केसों में सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में एक ही एटम पाया जाता है। आप चेक कर लो, आपने इतने सारे लिखे, देखो उनमें ज्यादा से ज्यादा में एक ही एटम है। ये देखिए, ये देखो, सब में एक एटम है। Mn एक, निकल एक, क्रोनियम एक, क्रोनियम एक, ठीक है। यहां देखो, यहां देखो, इतने सारे लिखे, सब में एक ही एटम है। तो पहली बात ये आई कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, इनको आप एक जैसा समझोगे। वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को कहे तब भी वही निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कहे तब भी वही निकालो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कहां अलग आएंगी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये मैं बताऊंगा, टेंशन न लो, पहले सुन लो। ऑक्सीडेशन स्टेट कहता है तो भी वही आंसर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर कहता है तो भी वही आंसर निकालिए। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने पढ़ाया ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्वेश्चन में देखो जरा क्या लिखा पड़ा है? मैं सोच रहा था कि शायद कोई बच्चा पूछ सकता है, मैंने कहा चलो उस जगह पूछता तो मैं टालता ही कि अभी 10 मिनट बाद इसका जवाब दूंगा। तो जरा देखो, मगर बच्चे समझदार थे, बच्चों ने कहा लास्ट तक तो जवाब दे ही देंगे यार, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखो जरा समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम चलेंगे। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, आप क्या करोगे, एक्स मेथड से वैल्यू निकाल दोगे। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप एक्स मेथड से वैल्यू निकाल दोगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब डिफरेंशिएट कहां होगा जरा बताता हूं। डिफरेंशिएट तभी होता है जब मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा एटम हो और साथ साथ में उसमें जो एटम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो। जैसे यहां अलग अलग आई है, एक +2 एक 0, तो डिफरेंशिएट हो पाया है। नहीं तो डिफरेंशिएट ही नहीं हो पाएगा, आप चाहे जो कर लो। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम चल रही है, वैल्यू सेम चल रही तो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सबने पढ़ा है ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड ऐसे बना, सॉरी 4 होता है, ऑक्जेलिक एसिड ऐसे बना। अब जरा यहां निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए -2, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया -1, तो ये कितना हुआ +3। इसमें भी सेम बॉन्डिंग है, +3। एक्स जो फिगर वाला मेथड है उससे कितनी आई, +3। एक्स वाले मेथड से क्या आता है, एवरेज। ये देखो, अब आप इसको एक्स मेथड लगा दो, +2 2x -8 बराबर 0, 2x बराबर +6, x बराबर, एब्सोल्यूट वैल्यू और एवरेज बराबर है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों में सेम है। तो मोस्ट ऑफ द केस में एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों में सेम ही रहती है। ऑर्गेनिक के जितने कंपाउंड है सब में लगभग सेम रहती है, ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं सेम रहती है ना। एस्टिक एसिड में जैसे सेम नहीं है। तो जरा देखो, अब गौर समझिए, तो मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे या ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, आपको भावनाएं समझनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स मेथड से वैल्यू निकाल देनी है। क्योंकि भाई खुद दोनों को सेम मान के बैठा है। आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं और क्या ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप दोनों को सेम मान के चलोगे। डिफरेंशिएट जहां होगा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख देगा, जहां पर भी उसको डिफरेंशिएट करना होगा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख देगा। अपने आप पता चलेगा कि हाँ वो डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है वो मैंने बता दिया, डिफिनीशन भी लिख देता हूं, नहीं तो कुछ महीनों बाद या दिनों बाद भूल जाओगे। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of atom in a molecule is known as
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट के एवरेज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करोगे क्योंकि वो लोग नहीं करते हैं। कुछ भी पूछा जाए आप एक्स मेथड से वैल्यू निकाल दोगे, जबकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? अब बात आई हमको कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन सीक्वेंस इन B3O8। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आप, हाँ, Br3O8, या तो आप लेफ्ट टू राइट के सीक्वेंस में बताओ, 3 Br है ना, तो 3 Br हैं, तो या तो लेफ्ट टू राइट के सीक्वेंस में बताओगे या राइट टू लेफ्ट के सीक्वेंस में बताओगे। हम हमेशा फॉरवर्ड की बात कर रहे होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट ही चल रहे होते हैं, मगर आप किसी भी सीक्वेंस में बता सकते हो। और ऑप्शन भी देखो कैसे दिए हैं, आपको साफ समझ में आ रहा है कि यार हर Br की पूछ रहा है। यदि एवरेज होगा तो एवरेज 2-4 थोड़ी होते हैं भाई, इतने लोग बैठे हैं, सबके पैसे का एवरेज निकाला जाए तो एवरेज तो एक ही आता है ना। यदि ऑप्शन में 3-3 वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट वैल्यू पे बात कर रहा है कि नहीं? वो किस पे बात कर रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू पे बात कर रहा है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, जैसे बच्चे या कोई भी हो उसको समझ पाए कि करना क्या है। अब ऐसे क्वेश्चनों में फिगर जरूर लगता है, क्योंकि एक्स मेथड हमेशा एवरेज निकालता है, बिना फिगर के आएगा नहीं। एक्स मेथड से सिर्फ एक ही वैल्यू आती है ना, एक से ज्यादा वैल्यू थोड़ी आती है। 3 Br है, निकल के कितनी आएगी? सिर्फ एक वैल्यू, है कि नहीं? तो इसका मतलब वो एवरेज निकाल रहा है। अब ऐसे के क्या है, फिगर आना चाहिए, जैसे Br3O8, इसका फिगर बच्चों ये होता है। बच्चों ने कहा सर हमें फिगर कैसे याद रहेगा, तो वही फिगर पेपर में आएंगे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में दिए होंगे, एग्जाम्पल में दिए होंगे, थ्योरी में दिए होंगे, या कहीं समरी में दिए होंगे। मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि ये फिगर समरी में दिया है। मैंने इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि ये फिगर समरी में दिया है। फिगर तो ऐसे और भी होंगे, मगर उन्हीं क्वेश्चन में ये बात पूछेगा जो आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं गिवन होंगे, और वो वाले सारे फिगर में क्लास में करा दूंगा, किसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में, किसी को थ्योरी के फॉर्म में, जैसे आपको टेंशन ना हो पेपर देते समय। अब निकालो भाई, डायरेक्ट लिख दूं यार, +6 +4 +6, 2 2 2 +6, 2 2 +4, इनके बीच में तो मूवमेंट होगा नहीं, Br Br बॉन्ड है, तो आंसर कहां है? बात समझ पा रहे हो सब लोग? क्लियर है? ये बात समझ पाए? फिगर कहां से आएगा, तो फिगर आज मैंने सिखाया है, अब आगे फ्यूचर में याद रखना। ये फिगर एनसीईआरटी में है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, पीछे वाला फिगर भी एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट N2S4O6 इज करेक्ट? अब देखो इसमें स्टेटमेंट में अब आपको खुद समझ में आ जाएगा करना क्या है। क्या लिख रहा है? 2 सल्फर एटम इतना, 2 सल्फर एटम इतना, इसका मतलब इंडिविजुअल की बात चल रही है, तो अब फिगर बनाएंगे। अब इसका फिगर भी एनसीईआरटी में है, तो इसलिए मैं इसको आपको बना के देता हूं। अब यार इसको करो, 1 3 5 0 0, सिमेट्री है 5, तो 2 सल्फर की 0 और 2 सल्फर की 5, ऐसा कहीं ऑप्शन है? देखो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो एवरेज दे रहा है। 2 सल्फर की +2 तो किसी की निकली नहीं, 2 सल्फर की +3 किसी की निकली नहीं, 2 सल्फर की +5, हाँ, 2 सल्फर की 0, ये सही है। ठीक है, आपका मन कर रहा है एक और करेंगे तो अच्छा, इसमें फिगर वो बना दिया है मैंने। S4O6 is the oxidation product of S2O3 double negative. Oxidation number of sulfur atom in S4O6
तो ये तो हम लोगों ने करा ही दिया है, लेफ्ट टू राइट, या तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो 5 0 0 5, ऐसा कहीं है कि नहीं? अच्छा, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि सर एक क्वेश्चन और करेंगे, इसका सबसे पहले तो नाम बताओ सब लोग। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। अब ये भी आपके पास आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये बुक में एनसीईआरटी में 10-12 बार दिया है, ठीक है, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि दोनों सीएल के ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। सीधा सीधा मैंने क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच क्लोरीन एटम। ऑप्शन बना दिया, 0 0 -1 +1 -2 +2, ठीक है, -1 +2। अब फिगर के बगैर तो इस तरह के क्वेश्चन होते नहीं है, क्योंकि एक्स मेथड क्या निकालेगा? एवरेज। अब यहां पे तुम थोड़ा स्मार्ट खेल सकते हो यदि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, इसका एवरेज निकाल दो। तो इसका एवरेज निकाल के देखो, एक्स मेथड से निकाल के देखो, इसका मतलब 2 ही एटम है तो उनका सम 0 आ रहा है। ऐसा चेक कर लो सम 0 किसमें है, तो सम 0 यहां पर भी है, सम 0 यहां पर भी है, सम 0 यहां पर भी है, इस पे सम 0 नहीं है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। 2 एटम है और एवरेज कितना आ रहा है? 0, तो इसका मतलब उन दोनों को जोड़ने पे 0 होना चाहिए, तो यहां 0 आ ही नहीं रहा है, इन तीनों में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों में से कोई भी हो सकता है ना। मैंने ऑप्शन ऐसे बनाया कि जैसे तुम मैथ ना खेल सको, कि तुमने थोड़ा मैथ यूज कर दिया, अच्छा एवरेज 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होगी जब 2 ही लोग हैं, है कि नहीं? जैसे इनके पास कुछ पैसे है, मेरे पास कुछ पैसे है, मैंने कहा एवरेज 0 है, तो तुम समझ गए जितना मेरे पास प्लस होगा उतना इनके पास माइनस होगा, तभी तो एवरेज 0 आएगा, है कि नहीं? तो अब प्रॉब्लम ये आई कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको इसका फिगर बता देता हूं। देखो इसका फिगर ये होता है, CaOCl मतलब क्या है जरा समझाता हूं। जब इसको पानी में डालोगे, ये देखो ऐसे आता है, तो कहीं पर आप ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये पढ़ोगे, कहीं पर आप ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये भी पढ़ोगे, देखना जरा, आप बुक पढ़ते रहे ना या क्वेश्चन लगाते हो, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये पढ़ोगे, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये पढ़ोगे, और कहीं कहीं ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये पढ़ोगे। तीनों में डिफरेंस क्या है गौर सुनो, क्योंकि जब इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जैसे आपका मान लो फार्मिक एसिड ही है, तो फार्मिक एसिड आपने लिखा, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक आपने ऐसे लिखा H2C2O4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, स्ट्रक्चर फॉर्म तो है नहीं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, और ये स्ट्रक्चर फॉर्म है। ये क्या बता रहा है? अब इसको पानी में डालो, जरा बताओ आयन कौन कौन से आएंगे, देखना आप पानी में डाल के आयन बताओ। कैल्शियम आयन, Cl आयन, OCl आयन है, तो दोनों सेम ही तो है। एक्चुअल में इसमें क्या किया गया है कि कैटायन और एनायन मिलकर साल्ट बनाएंगे, तो इसने क्या किया, दो एक कैटायन के साथ दोनों सेम टाइप के एनायन लिख दिए, क्योंकि कोई एक एनायन थोड़ी होगा, करोड़ों Cl आयन होंगे पानी के अंदर, करोड़ों ऑक्सी आयन होंगे, OCl निगेटिव आयन होंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन अलग है मगर सोल्यूशन एक ही है, चेक करो। तो ये भी ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ये भी ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ये भी, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म है दोनों। और इसमें क्या किया गया है, एक ही कैटायन से दोनों आयन दिखा दिए गए, क्योंकि इसकी +2 बैलेंसी है, इनकी -1 -1 है।
इसमें क्या किया गया है, एक कैटायन के साथ एक एनायन लगाया गया है, मगर इक्वल सोल्यूशन सेम ही आने हैं, इक्वल सोल्यूशन सेम ही आने हैं। तो जिसकी वजह से बच्चों को क्वेश्चन लगाते समय कभी ये आया तो उन्होंने ये टिक कर दिया, कभी ये आया ये टिक कर दिया, एक साथ क्वेश्चन आए नहीं, तो उनके दिमाग में यही नहीं रहता है कि नहीं यार ये सारी एक ही बात है, ये भी ब्लीचिंग, ये भी ब्लीचिंग, ये भी ब्लीचिंग पाउडर। अब हम आ जाते हैं अपने केमिस्ट्री में, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो यदि तुमने ब्रेक कर लिया तो ये रद्दी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब ये -2, तो ये क्या है, +1, क्योंकि ऊपर क्या है -1। आप x लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि हमने ब्रेक कर लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल रद्दी है। क्यों ब्रेक कर लिया, तो यार ये तो बहुत छोटे छोटे आयन है ना, जिसमें तुम ऑक्सीडेशन नंबर किसी की पूछ रहे हो, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। मगर ऐसे लिखा रहा तो बहुत टफ हो जाएगा। और ये भी वही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस को क्रिएट करके देता है कि हाँ यार दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या है वो बता दिया है। क्वेश्चन जब भी डिजाइन होगा तो इस तरह से डिजाइन होगा कि आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। और बुकों में वो सिमिलर लेके चलते हैं, तो कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, कहीं ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, आप एक्स से वैल्यू निकालते रहो। जहां इसको डिफरेंशिएट करना होगा वहां लैंग्वेज ही वो अच्छे से बना के देगा, या ऑप्शन में क्रिएट करके देगा, या क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो सारी बातें बना के देगा जैसे आप क्वेश्चन को कर पाओ। क्लियर है, समझ गए? अच्छा, अब जब देखो यार, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, पूरा हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आप जिद कर रहे हो तो आज यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो भी स्टार्ट करेंगे वो बड़ा है। अब स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कम से कम 1 घंटे पूरा चलेगा मिनिमम। अच्छा, फ्रैक्शनल वाला तो वो निकालना तो उसी मेथड से है। हाँ, बस एग्जांपल नहीं दिया, भूल गया हूँगा। हाँ, भूल गया तो बताया नहीं, नहीं तो निकालेंगे वैसे ही एक्स करके। अच्छा, नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है। हाँ, ये नहीं बताया है, और तो बता दिया है ना सब, और सब तो वही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन भी बता दिए, क्रोनियम का भी बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया। अब यहाँ से चालू करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। अब ये क्या कनेक्ट है, आधा पढ़ा देंगे तो फिर फंस जाएंगे, तो अब इसको लगातार पूरा पढ़ाएंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, कैसे है।